मोहन भागवत बोल चुके हैं और उन्होंने मोदी को अहंकारी फाइनली कह दिया है। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो मैंने की थी वो एक और सच हुई। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे कि जो चुनाव के रिजल्ट्स और जो मोदी की जो सरकार बनी उसके बाद के डायनेमिक्स, क्योंकि हमने देखा कि मोदी एक बेहद कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में उभरे तीसरी बार, चाहे वो जितना कह लें कि ऐतिहासिक है कि हमने कि तीसरी बार सरकार चुन के आई, लेकिन अपनी स्पीच में उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया कि तीसरी बार बीजेपी को जनता ने बहुमत दी। नहीं, उनको एनडीए का नाम लेना पड़ा कि तीसरी बार एनडीए को बहुमत मिली है और ये ऐतिहासिक है। उन्होंने ऐड कर दिया, वो तो अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। अरे भाई, 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस अपने बल पे सरकार बनाई थी। 1962 में तीसरी बार जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और जिसको मोदी अपनी फीड भी मान रहे हैं कि हम भी तीसरी बार बने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू की 300 से ऊपर सीटें थी। आप सोचिए, 351 या 361 सीटें कांग्रेस 1962 के चुनाव में लाई थी। परसेंटेज भी आप देख लीजिए। अभी बीजेपी 0.7% कम वोट लाई है कंपेयर टू 2019। 2019 में जो उसका वोट शेयर था उससे 0.7% कम है। इस बार 36.5 है, उस बार 37.7 जोड़ लीजिए, 37.2 था 2019 में। 1-2% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 0.7% का डिफरेंस है। बीजेपी का वोट शेयर घटा है और कांग्रेस का कम से कम 2% वोट शेयर बढ़ा है। पूरे जो इंडिया अलायंस है, अगर उसको एक इकाई के रूप में ले लें और 2019 में यूपीए के वोट शेयर से हम कंपेयर करें तो कम से कम 3 से 3.5% वोट इंडिया अलायंस का बढ़ा है। तो अभी आप देखिए कि जो पूरी सिचुएशन है, मोदी ने कोशिश की कि चुनाव में जो उनकी जबरदस्त हार हुई है उस पर वो पर्दा डालें और फिर से प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, इस चीज़ को एक जीत के रूप में दिखाएं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मोदी, रोज अखबार में आ रहा है यूपी में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, पूरे बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इतनी बड़ी बीजेपी की हार हुई हैं। और कर्नाटक तक में जहां बीजेपी 25 सीट जीती थी, 19 सीट पे आ गई। वहां पर भी आप देखिए एक लाइन से एक पूरे बेल्ट में, जो बेल्ट में पहले बीजेपी मजबूत हुआ करती थी, उस पूरे बेल्ट में, नॉर्थ कर्नाटक से लेकर सेंट्रल कर्नाटक तक, उस पूरे बेल्ट में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि जो कांग्रेस को उम्मीद थी कि जो वेस्ट कर्नाटक है और जो एक्सट्रीम साउथ है और खासतौर पे कोस्टल कर्नाटक, उसमें जो उम्मीदें थी कांग्रेस को या उससे जो जुड़ी सीटें थी वो नहीं मिली। तो बात यहाँ पर देखिए एक ये आती है कि अब हम इस पूरी सिचुएशन को इवेल्युएट कैसे करें। नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली, तो क्या इसका मतलब है कि वो एक मजबूत और स्ट्रांग प्रधानमंत्री वैसे ही जैसे पहले थे, यानी तानाशाह प्रधानमंत्री बन सकेंगे? तो ये सो देयर इज वी हैव टू से अ बिग नो टू दिस। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मोदी और कमजोर होके आए हैं। उन्होंने भले ही मंत्रिमंडल में बहुत सारी सीटें, बहुत सारे पोर्टफोलियोज जो बीजेपी के पास थे उन्होंने रिटेन किए हैं। ये बात थी कि अमित शाह होम मिनिस्ट्री से हटाए जाएंगे, वो बात भी नहीं हुई है। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है। स्मृति ईरानी जैसे लोग नहीं हैं और भी बहुत सारे जो चहेते, अनुराग ठाकुर भी इस मंत्रिमंडल में नहीं है। और आप देखिए कि अभी स्पीकर के पोस्ट को लेके एक बड़ा टसल होने जा रहा है, जिसमें टीडीपी और जेडीयू अपना जो पूरा शेयर मांगेंगे। और आपने इस बात को भी देखा होगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आज, कि टीडीपी और जेडीयू इतना अभी शांत क्यों है, कैसे वो मान गए कि वो उनको रेलवेज भी उनको नहीं मिली या कुछ और जो इस तरह की बड़ी और जो पोर्टफोलियोज है वो उनको नहीं मिले। दे आर हैप्पी विथ द काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज दे हैव गॉट। तो उसके पीछे की वजह क्या है? और वजह की जब हम बात करते हैं, वहां हम मोहन भागवत की बात करेंगे। मोहन भागवत ने अपनी स्पीच, उनकी स्पीच जो कल उन्होंने दी थी, आज उसका प्रसारण हुआ है। उस स्पीच में उन्होंने, और वो स्पीच मंत्रिमंडल बनने के बाद दी थी, और उस स्पीच के पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच क्या चुनाव रिजल्ट के बाद क्या समझौते हुए थे और उसमें आरएसएस ने क्या देखा जिसकी वजह से मोहन भागवत को ये स्पीच देनी पड़ी। देखिए साथियों, 4 जून को रिजल्ट आए और एक चैनल पे मैंने 4 जून को ही कहा था कि आरएसएस जो है
उसकी भी एक बैठक हो रही है। उस समय यह था कि एनडीए की बैठक होगी 5 जून को, 6 जून को, और फिर सरकार तय होगी कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। तो मैंने कहा था कि आरएसएस की भी एक बैठक हो रही है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद आरएसएस की बैठक की कोई खबर नहीं आई, वो पूरी तरह से गायब हो गई। और उस समय लोगों ने कहा कि अरे आप तो कह रहे थे आरएसएस की खबर आई थी, आप यूपी के बारे में सही थे, आप बंगाल के बारे में सही थे, आप महाराष्ट्र के बारे में सही थे, लेकिन जो आरएसएस का आप कह रहे थे कि कोई आएगा बयान, इंटरवीन करेगी। तो मैंने कहा अभी देखते जाओ। और अभी देखते जाते हुए हमने ये भी देखा कि कल ही जैसे ही मोदी ने अपना मंत्रिमंडल अनाउंस किया, पोर्टफोलियो अनाउंस किए, उसके बाद मोहन भगवत एक कार्यक्रम में बोल उठे। और यही आरएसएस का तरीका होता है, यही उनकी स्ट्रेटजी होती है कि वो सीधे सीधे नहीं बोलते, वो किसी कार्यक्रम में बोलते हैं। मोहन भगवत ने देखिए पूरी स्पीच मेरे पास है, और उन्होंने देखिए सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि कोई अहंकारी आदमी सच्चा आरएसएस का स्वयं सेवक नहीं हो सकता है। और देखिए अब मैं ये कर पॉइंट नंबर 1 कि कोई भी आदमी जो अहंकारी है वो सच्चा सेवक या आरएसएस का स्वयं सेवक नहीं हो सकता है। ये उन्होंने साफ साफ बात की। उन्होंने कहा कि अ ट्रू सेवक इज द वन हु सर्व्स पीपल एंड नेवर शोज एरोगेंस एंड ऑलवेज मेंटेन्स डिकोरम इन पब्लिक लाइफ, कि जो घमंड अहंकारी नहीं होता, जो सच्चा सेवक होता है, और जो पब्लिक लाइफ में डिकोरम मेंटेन करता है, मतलब कायदे से एक सभ्यता के हिसाब से चलता है, और एक सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से चलता है। देखिए हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि आरएसएस का खुद इसमें कैसे भूमिका रही, आरएसएस ने किस तरीके से इस तरह के एक आदमी को क्रिएट किया नरेंद्र मोदी नाम के, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया। और आरएसएस की विचारधारा बेसिकली गलत विचारधारा है। ये सब बातें अपनी जगह। हम यहाँ दूसरे पहलू पे बात कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में जो ये नया फॉल्ट लाइन उभरा है आरएसएस वर्सेस मोदी का, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी बीजेपी कमज़ोर होगी, और आने वाले दिनों में कैसे जो फिर से जो सेकुलर ताकतें हैं या जो किसान परस्त ताकतें हैं, और किसान और मुसलमान जो दो बहुत बड़े फैक्टर्स, किसान, मुसलमान और दलित, 3 जो बड़े फैक्टर, और ब्राह्मण तो मैं पहले बोल ही चुका हूँ। ये जो देखिए 4 फैक्टर्स हैं, इन्होंने इस चुनाव में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इनका समय आ गया है इन 4 फोर्सेस का। तो अभी देखिए जो कुछ पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट तो मोहन भगवत ने जो मैंने बताया, मोदी को अहंकारी कहा। दूसरी बात, बड़ी बात, कि उन्होंने मणिपुर की बात की। अब बताइए मणिपुर की बात इस समय करने का क्या मतलब है। मणिपुर की बात करते हुए मोहन भगवत ने कहा कि मणिपुर जो है वो 1 साल से शांति की तलाश में है, और ये इस पे कोई बात नहीं हो रही। अब आप ये बताइए, जो आदमी कह रहा हो मणिपुर 1 साल से शांति की तलाश में है, ठीक, ये किसकी आलोचना कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी की कर रहा है। पहले भी अहंकारी किसको कहा था? नरेंद्र मोदी को कहा था। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट वो, नंबर 2 ये, उन्होंने यहां तक कह दिया मोहन भगवत ने कि मणिपुर पिछले 10 साल से, इसके पहले जब डिस्टर्ब हुआ, 10 साल से वहां पीस थी, शांति थी, और ऐसा लग रहा था कि गन कल्चर खत्म हो गया, लेकिन फिर सब कुछ लौट आया। कौन इस पे ध्यान देगा? हु विल पे अटेंशन टू दैट? और अगर इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी भारत की एकता और अखंडता के लिए। इस तरह का पहली बार हमला मोदी पे मोहन भगवत ने किया है, आरएसएस ने किया है। उसके बाद देखिए जो एक पूरी बात उन्होंने, तीसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग होते हैं, और चुनाव होने चाहिए, चुनाव होते हैं जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में एक दूसरे को बातें कही जाती हैं, आलोचना की जाती है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे चुनाव की प्रक्रिया में मर्यादा का उल्लंघन हो। और जो सबसे बड़ी बात है, मर्यादा के उल्लंघन के साथ विच क्रिएट्स डिस्कॉर्ड इन सोसाइटी, जो समाज में विभाजन पैदा करे, जो समाज में मन मुटाव, उनका शब्द था मोहन भगवत का, मन मुटाव पैदा करे। अब ये बताइए, इस चुनाव में आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने शायद वो इंडिया को कुछ कह रहे हो, राहुल गांधी भी बड़े एग्रेसिव थे, नहीं, उन्होंने मन मुटाव की बात की। राहुल गांधी जितने भी एग्रेसिव हो, वो बीजेपी के खिलाफ एग्रेसिव थे, अपने प्रोग्राम्स को लेकर एग्रेसिव थे, खटाखट वाली बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी सही थे वो एक अलग बात है, लेकिन यहां चर्चा हो रही है कि मोहन भगवत ने इशारों में मोदी की आलोचना की कि राहुल गांधी की दोनों की। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की उन्होंने कोई बात ही नहीं की।
और राहुल गांधी ने जो बात कही थी, खटाखट वाली बात और इस तरह की बात, वो एक एग्रेशन था नॉर्मल, जिसमें मोदी बहुत इस तरीके से अपने कार्यक्रमों के बारे में और भद्दी तरह से बोल चुके हैं, और राहुल गांधी ने तो एक पॉलिटिकल तरह से बोला था। यहां जो बात हो रही है कि मन मुटाव वाली बात किसने की थी? वो तो मोदी ने की थी ना। मीट, मटन, मछली, मुजरा, मुसलमान, ये सारी बातें किसने की थी? ज्यादा बच्चे पैदा करते, ये सारी बात किसने की थी? मोदी ने की थी ना। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जो समाज में मन मुटाव पैदा करे, ऐसी बातों को हमको नहीं कहना चाहिए, और इस चुनाव में ये बात कही गई है, ये बहुत ही दुखद बात है। देखिए तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये देखिए नरेंद्र मोदी को ये चुभेंगे। और मैं पूरी आपको राजनीति बता दूं, मतलब राजनीति बताने के पहले, और एक बात उन्होंने और कही कि अब ये देखिए, ये सीधे नरेंद्र मोदी पे हमला। उन्होंने कहा कि ठीक है, पिछले सालों में बहुत कुछ अचीव हुआ है, हम मानते हैं कि पिछले सालों में बहुत विकास का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि उपलब्धियां रही हैं। लेकिन उन उपलब्धियों के साथ क्या उन उपलब्धियों का मतलब है कि अब कोई चुनौती नहीं है? ये किस पे कहा उन्होंने कि क्या उन उपलब्धियों का मतलब है अब कोई चुनौती नहीं है? ये सीधे मोदी पे हमला। तो मैं 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए गिन के, 4 पॉइंट्स वेयर मोहन भागवत क्लियरली क्रिटिसाइज्ड मोदी। दीज वर द 4 मेन पॉइंट्स। और भी बहुत सारी बातें उनके भाषण में थी, लेकिन जितनी भी बातें थी, उन सारी बातों में जो ये 4 मुख्य बातें थी। उसके बाद देखिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू उभर के आता है उनकी, जो इस पूरे मतलब इस पूरी तकरार में, वो ये आता है कि 4 जून के बाद कहीं ना कहीं मोहन भागवत का ये मानना था, और आरएसएस चुनाव में लगी नहीं, उससे नुकसान हुआ बीजेपी को, मोदी को, सबको पता है। फिर 4 जून के बाद ये बात थी कि कहीं ना कहीं अमित शाह को होम मिनिस्टर ना बना जाए, क्योंकि देखिए नंबर 2 की जो लड़ाई है अमित शाह और योगी में, तो योगी के साथ कहीं ना कहीं आरएसएस है, और योगी को ब्लेम करने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने की कि यूपी में जो खराब परफॉर्मेंस रहा उसको लेके यूपी में बीजेपी इंडिया अलायंस से नीचे आ गई। किसी ने सोचा नहीं था, तसव्वुर नहीं किया था, सपने में नहीं सोचा था। योगी ने खुद कहा था 80 की 80 सीटों आई, 80 की 80 सीटें आएंगी, लेकिन योगी ने उन्हीं सीटों पे काम किया जो गोरखपुर के इर्द गिर्द है। ऐसा क्यों है कि गोरखपुर के इर्द गिर्द महाराजगंज है, कुशीनगर है, बांसगांव है, देवरिया है, यहां पर बीजेपी जीत जाती है, और उसी के बगल में सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, ये सारी सीटें एक लाइन से पूर्वांचल की, बनारस के आसपास की बीजेपी हार जाती है। योगी के आसपास की, योगी के गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बीजेपी जीत जाती है, और मोदी जहां से लड़ रहे हैं बनारस, उनके आसपास की सीटें बीजेपी हार जाती है, और मोदी खुद चुनाव में 3 बार पीछे रहते हैं और केवल 1.5 लाख से जीतते हैं, जो कि एक मजाक है। अजय राय कांग्रेस के समान कार्यकर्ता, इस समय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन फिर भी वो कोई मोदी के स्टेचर के तो है नहीं ना। उनको 4.5 लाख वोट मिला, बहुत वोट मिला है, 4.5 लाख बहुत होता है। एक्चुअली मोदी वहां से हार चुके थे, अगर ईमानदारी से चुनाव होता, मोदी चुनाव हार चुके थे, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी चुनाव हार चुके थे, अजय राय ने हराया था, जैसे केएल शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हराया, वही कहानी बनारस में होती। लेकिन कम से कम 10 सीटों पे बीजेपी ने बेईमानी की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनारस है, और फिर फर्रुखाबाद है, बांसगांव है, और भी बहुत सारी सीटें हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन बीजेपी जो अभी 33 सीटें लाई है, और 2 सीटें आरएलडी उसके सहयोगी, और 1 सीट अपना दल, जो मिलकर 36 होता है, और इंडिया गठबंधन 43 सीटें, बीजेपी 33 से 23 आ जाती है। 23 से 25 सीटों से ज्यादा इनकी औकात इस बार नहीं थी। अब देखिए, इसी बात को मोहन भागवत ने पकड़ के दूसरी तरह से कहा, और उन्होंने देखिए 4 जून को यह बात हुई थी कि डायरेक्ट बात नहीं हुई, अभी तक डायरेक्ट बात संघ और मोदी के बीच नहीं हुई है, या मोहन भागवत और मोदी के बीच नहीं हुई है, बिल्कुल बातचीत बंद है। ये इंडिकेट किया था कि संघ ने कि 4 जून के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें अमित शाह को होम मिनिस्ट्री वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री अमित शाह को दी मोदी ने। और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो मांग सकते हैं बड़ी मिनिस्ट्री, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, वो चुपचाप, उनको जो मिला उसको लेके वो चुप है। अब आप सोचते होंगे कि मोदी बड़ा पावरफुल है इसलिए ऐसा, वो नहीं,
ये वेट एंड वॉच वाला गेम। ये खेल है कि मोदी को और ज़्यादा ढील दो, इतनी ढील दो कि पतंग कट जाए। और इसमें आरएसएस, जेडीयू और टीडीपी, इन तीनों की तीनों अलग अलग फोर्सेस हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, लेकिन इन तीनों की मंशा यही है। और वो चीज़ कब होगी? जब महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के जो चुनाव हैं आने वाले बस 4 महीने बाद, जो चुनाव हैं झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के, इसमें 2 भी स्टेट मोदी हारते हैं या हंग असेंबली आती है 2 भी स्टेट्स में, तो सीधी बात होगी इस सरकार को संकट, इस सरकार के सामने संकट होगा, बड़ा संकट। जो आरएसएस ने मोदी को डांटा है, मोदी उस पर झुक भी सकते हैं, लेकिन मोदी ने एक स्टबर्ननेस दिखाई है, एक ढिठाई दिखाई है कि हम अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाएंगे ही बनाएंगे, जेपी नड्डा को नहीं निकालेंगे। लेकिन एक और सवाल है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष का पद है, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष का पद, नड्डा तो वहां चले गए, तो उसका क्या होगा? तो उसमें भी देखिए वेट एंड वॉच है। आरएसएस अपना आदमी अभी आगे नहीं करेगी। अभी आरएसएस वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में देखेगी कि खुद मोदी और शाह जो भी हैं, ये लोग खुद बीजेपी के प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं, अपने आदमी को बनाते हैं कि आरएसएस के आदमी को। दूसरी बात, जो तीन जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उसमें आप महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मोदी शाह के आदमी, उनके खिलाफ ही वोट हुआ है इस बार। 30 सीटें इंडिया अलायंस जीती, केवल 17 जो बीजेपी का अलायंस है वो जीत पाया, एनडीए। तो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जनता है वहाँ महाराष्ट्र की। हरियाणा में मनोहर खट्टर जो इनके आदमी थे आरएसएस के, उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री दे दी, लेकिन जो सीएम है नायब सिंह सैनी, वो मोदी शाह के आदमी हैं। हरियाणा में कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का जो इस समय लड़ सके या कांग्रेस को टक्कर दे सके, क्योंकि मोदी अब उस लाइन पर तो जाएंगे नहीं कि मुझे वोट दो, क्योंकि ये तो काट पिट चुका है, इसकी आलोचना भी हो गई। और अगर वो जाते हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और अच्छा ही चले जाए भाई। ये अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी, हमने नहीं सोचा था मोदी के अंदर ये भी काबिलियत। हम तो सोच रहे थे वो एक शातिर राजनीतिक आदमी हैं और क्रूर हैं, तानाशाह हैं, लेकिन शातिर हैं और एक राजनीतिक आदमी है। लेकिन हम इस तरह की गलतियां जो हो रही हैं, आप देखिए इससे क्या निकाला जाए। हरियाणा में कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, झारखंड में कोई चेहरा नहीं है। जो रघुवीर दास इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो पूरी तरह से डिक्लाइन में है, उनकी कोई पूछ नहीं है। कोई नया नेता झारखंड में आदिवासियों में या इसमें, क्योंकि आदिवासी वोट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीजेपी ने पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नॉन आदिवासी अलायंस बनाया था। देखिए इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने क्या किया था। महाराष्ट्र में नॉन मराठा अलायंस बनाया था, ओबीसी को लेके और तमाम और ताकतों को लेके। हरियाणा में नॉन जाट अलायंस बनाया था, और झारखंड में नॉन आदिवासी अलायंस बनाया। तो तीनों अलायंस जो उन्होंने बनाए थे वो टूट चुके हैं, बुरी तरह टूट चुके, खत्म हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मराठा, मुस्लिम, महार, ये लोग एक हो गए इस बार। और हरियाणा में जो है जाट फिर से लौटे हैं दबंगई से अपनी पूरी राजनीति में। कांग्रेस एक साथ जो 5 सीटें जीती है जाट बेल्ट में, और झारखंड में बीजेपी सीटें लाई है, अच्छी खासी सीटें लाई है। लेकिन झारखंड में जो आदिवासी बेल्ट है, उसका जो सघन इलाका है, उसमें बीजेपी को उस तरह से जीत नहीं मिली। जहां मिली भी तो वो पिछली बार की मार्जिन से कम थी। तो झारखंड में भी कोई चेहरा नहीं, और इस बार वो नॉन आदिवासी कोई फ्रंट इस तरह का वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं इस तरह की फोर्स, कोई चेहरा नहीं है। तो अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है, वेट एंड वॉच, वही बात फिर आ जाती है कि जो सारी ताकतें हैं इस समय मोदी के खिलाफ ही हैं, मोदी के खिलाफ है पूरा माहौल। और 5-6 महीने में जैसे ही रिजल्ट आएंगे इन 3 राज्यों के, तो इस सरकार को पूरी तरह से खतरा होगा और ये सरकार जा भी सकती है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।